तो हम यहाँ पे एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन फाइनेंशियल मार्केट। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन इज व्हाट? इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई, जो हर साल महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो आप उसको कैसे काउंट करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महंगाई जो है वो 1990s के अंदर, 1990 के अंदर जो गोल्ड है वो 3200 रुपये का था। उसके बाद 2003 में उसकी वैल्यू हो गई 5600। 2017-18 के अंदर 30,000 के आसपास हो गई। और अभी आपको पता ही है, 2022 के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 के आसपास है, राइट? और पेट्रोल के अंदर हम देखते हैं 10 रुपए का जो पेट्रोल है वो अभी 100 रुपए में बिक रहा है। डीजल सेम थियरी है, 4 रुपए का जो डीजल है वो भी 80-90 रुपए के आसपास है। मिल्क का भी सेम है, 6 रुपए का जो भी मिल्क है वो अभी 60-65 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो मोटा मोटी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली 7-8% के आसपास बढ़ रहा है। ये एग्जाम्पल क्यों लिए है? बिकॉज ये जो है वो हमारे रोजिंदी लाइफ के अंदर आपको हर रोज यूज करना है। आप दूध देख लो, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड आपको खरीदना ही है। तो उसको एज ए एग्जाम्पल लिया हुआ है और देखते हैं कि पिछले 30 साल के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी है। तो हमने देखा कि जो गोल्ड है वो 3200 का अभी 50,000, तो 10 गुना से भी ज्यादा। पेट्रोल 9-10 रुपए का 100 रुपया, 10 गुना। डीजल भी 10 गुना से भी ज्यादा। तो करीबन 30 साल्स के अंदर महंगाई जो है 10 गुना हो गई है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, वो 2017 तक का है। तो आप देखिए कि 1990 के अंदर जो आप 14,000 रुपये से जितने आइटम खरीदते थे उतना ही खरीदने के लिए आपको 2017 के अंदर 1 लाख चाहिए। और अभी तो 2022 चल रहा है, तो समझिए आप 1.5 लाख चाहिए। तो कम से कम आपका जो पैसों का जो वैल्यू है वो डिवाइड बाई 10 हो चुका है। या तो फिर आपको 10 गुना पैसा चाहिए। लास्ट 30 ईयर्स के अंदर ये 7-8% से जो महंगाई बढ़ी है, ये उसका सबसे बड़ा बेस है। तो उसको काउंट करके ही हमें आगे का इन्वेस्टमेंट करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि महंगाई का, कि मान लो कि आपको कोई चीज खरीदनी है, जैसे कि कोई बाइक खरीदनी है, और वो बाइक की कीमत है 1,20,000 रुपया, और आपके पास अभी 1 लाख रुपया ही है। क्या करोगे आप? 20,000 तो है नहीं, तो आप पहले सोचते हो कि चलो एक काम करते हैं, उसको एफडी कर लेते हैं। एफडी करने के बाद 2-3 साल में जो भी पैसा उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, 1,20,000 हो जाएगा। करीबन 5-6% का जो इंटरेस्ट रेट आएगा, तो हमें 3 साल के अंदर 20,000 मिल जाएंगे। लेकिन जब आपका 1 लाख रुपए का एफडी के अंदर 3 साल के बाद 1,20,000 होगा, तब वो बाइक की जो प्राइस है वो 1,20,000 से बढ़ के 1,50,000 हो जाएगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि जितना डिफरेंस 20,000 का था वो भी बढ़ गया। मीन्स जब तक आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करोगे, तो आप कभी भी वो आपकी जो भी फाइनेंशियल जो गैप है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये पैसा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, 5% से रिटर्न बन रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि आप नेट नेट 1% नेगेटिव में जा रहे हो। तो वो आपको कैलकुलेशन करना है। तो कभी भी आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो, तब आपको दो चीजें याद रखनी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत लंबी अवधि के लिए करो तो लॉक इन नहीं होना चाहिए, पहली बात। इतना ज्यादा, क्योंकि आप फिर उसमें से अगर मान लिया कि आपका गलती हो गई तो आप उसमें से निकल नहीं सकते। दूसरा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करो जब भी अपने गोल के हिसाब से करो, और इसमें इन्फ्लेशन को काउंट करके ही अपना गोल बनाओ। अगर आप अभी 20,000 के अंदर आपका महीना चल रहा है, 30,000 के अंदर चल रहा है, और आप बोल रहे हो कि मैं 2045-2040 के अंदर भी 20,000 या 30,000 से ही घर चलाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे अगर आपका रिटायरमेंट आता है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे आपको 1 लाख रुपया चाहिए। तो उस टाइम पे 1 लाख रुपया कैसे आएगा, उसका हिसाब आपको अभी से इन्फ्लेशन के हिसाब से लगा के कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो बना के आपको पूरा इन्वेस्टमेंट करना है। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, कि मान लो कि 1 लाख रुपया आपके दादा ने आपके लिए रख दिया है साइड पे, और उसको कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, एफडी भी नहीं, कुछ नहीं किया। मान लो कि आपके घर पे तिजोरी में रख दिया है, और 30 साल के बाद अब जब उसको निकालते हैं,
वो 1 लाख रुपए का 1 लाख ही है, लेकिन अब वो 1 लाख से कोई चीजें लेने जाएंगे तो उस टाइम पे जो चीज आती थी उससे 10वें भाग की जो है चीज है वो आएंगी, या तो फिर आपको उस टाइम पे जो चीज आती थी वो लेने के लिए आपको 10 लाख रुपया चाहिए, तो आपकी जो वैल्यू है वो डिवाइड बाई 10 हो चुकी है। तो उसको आपको बिल्कुल से ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से ही आपको आगे इन्वेस्टमेंट करने हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 2005 में 15,000 से घर चलता था, अभी 30-40 हजार कम से कम हो गया, 2025 में वो 60,000 लगेगा। चिल्ड्रंस एजुकेशन आप देख लीजिए, 2005 में 3-4 लाख से पीजी डीबीएम आईआईएम बेंगलोर का आंकड़ा है, वहां पे एमबीए हो जाता था। 2020 के अंदर 22 के अंदर वो 20 लाख रुपया हो गया है, 2025 के अंदर 30-36 लाख का हो जाएगा। मैरिज कॉस्ट 2005 में 4-5 लाख से मैरिज हो जाता था, अभी आप देखिए कि 25-30 लाख से तो आप एक मॉडरेट मैरिज कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब जो है वो इन्फ्लेशन है। किसी ने मान लो कि उस टाइम पे 4-5 लाख रुपए किसी की मैरिज के लिए तिजोरी में डाल दिए होते, तो अभी उनको 20 लाख खर्च करने हैं, तो वो 4-5 लाख की कोई वैल्यू नहीं रही। अगर मान लो कि आपने एफडी में अभी रख दी है और 6% से बढ़ा, तो अभी उसकी वैल्यू 20 लाख हो गई, लेकिन अभी आपका खर्चा जो है वो 25-30 लाख हो गया, तो भी आप नेगेटिव है। तो ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ के ही आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट जो है वो करने चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका रिटर्न जो है इन्फ्लेशन से ज्यादा आएगा नहीं, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट मानते नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन जितना रिटर्न लेके आते हो तो हम उसको सेविंग मानते हैं, और इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आता है तब आप उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये ध्यान रखना है कि आपका ज्यादा से ज्यादा लॉकिंग नहीं होना चाहिए, 20 साल 25 साल का लॉकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकिंग से आप क्या करोगे कि आपकी गलती जो है वो हो जाएगी, तो भी आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। आपका पैसा कहीं और कोई बिजनेस में डालना है, अगर मार्केट नीचे आता है तो इक्विटी में डालना है, लेकिन आप निकल नहीं पाओगे, आपको पता चल जाएगा तो भी आप नहीं निकल पाओगे। तो आपको कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं कि जो 25-30 साल के लिए लॉकिंग हो जाए, या फिर वैसे भी इन्वेस्टमेंट आपका 5-6% से ही ग्रो होने वाला है, तो वो 25-30 साल के लिए क्यों करे, इससे तो अच्छा है कि आप फ्री कर ले। राइट, यहाँ पे देखिए कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो अभी 2020 में जिसका घर 30,000 से चलता है, उसको 2045 2045 के अंदर ये जो है वो 1,80,000 मीन्स 1,80,000 रुपया चाहिए। 7.5% से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आपको 1,80,000, मान लो कि 6% से भी बढ़ता है आपका इन्फ्लेशन, तो भी आपको कम से कम 1.25 लाख रुपया चाहिए 2045 के अंदर, 25 साल के बाद। तो आपको ऐसे कैलकुलेशंस करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रोल है, जो आपको कोई एजेंट वगैरह समझाते नहीं है। आपको बताएंगे कि अभी जो 10 लाख है उसका 40 होगा, लेकिन उस टाइम पे 40 की वैल्यू अभी का 10 लाख से कम होगी। ठीक है, तो आपको वो ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं आपको कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यूज कैसे ज्यादा दिखती है, लेकिन वो ज्यादा दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ज्यादा दिखने से आपका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लेशन इतना बढ़ता है कि आप वो वैल्यू को डिग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था इन्फ्लेशन। राइट, अब हम देखते हैं कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग से क्या होता है कि अगर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट से हमको क्या होता है कि अगर आपका 2-3% का भी रिटर्न ज्यादा आता है, तो आपकी वेल्थ बहुत बड़ी मीन्स डिफ्रेंशिएट कर जाती है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 10 लाख रुपए है आपके पास, वो 10 लाख को हमने 30 साल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है। मान लो कि किसी ने एफडी कर दिया 6% पे, किसी ने फिक्स्ड म्यूचुअल फंड के अंदर, मीन्स जो भी मैंने आपको डेट म्यूचुअल फंड बताया था वहां पे रख दिया, किसी ने मान लो कि हाइब्रिड इक्विटी फंड में रख दिया, किसी ने प्योर इक्विटी फंड में रख दिया। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के ऊपर मान लो कि आपने रख दिया, या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के ऊपर रिटर्न मिला, तो आपका जो 10 लाख है, अगर आपको 6% का रिटर्न मिलता है तो आपका 60 लाख होता है, मीन्स 0.6 करोड़ होता है। अगर आपको 8% से रिटर्न मिलता है अगले 30 साल के अंदर, तो ये 10 लाख की वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है। तो आप देखिए कि
6% और 8%, 2% का ही तो डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 40 लाख का है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख, लेकिन डिफरेंस कितना है? 40 लाख का। अगर मान लो कि आपको 10% का रिटर्न मिलता है, 10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट है 30 साल के लिए, यहाँ पे 60 लाख रुपया बनेगा और यहाँ पे 1.7 करोड़। तो आप यहाँ पे देखिए कि 1.1 करोड़ का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये सब जो है वो आपका इन्फ्लेशन खा जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तब आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलना चाहिए, तभी वो आपका इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज सिर्फ करने के लिए जो कर रहे हो वो, इसमें आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा मीन्स इक्विटी के अंदर पैसा डाल के 12% का रिटर्न बना सकते हैं, तो 10 लाख की वैल्यू जो है वो 3 करोड़ के आसपास हो जाती है। बल्कि आपका सेविंग डिपॉजिट जो है वो ओनली 60 लाख का रह जाता है। तो आप देखिए कि हम क्यों इक्विटी के अंदर जाते हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए जो कंपाउंडिंग का जो डिफरेंस है, कंपाउंडिंग मीन्स ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, तो वो डिफरेंस से बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको 14% का रिटर्न मिला, अभी तक सारे म्यूचुअल फंड्स जो है वो 16, 17, 18% से ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं पिछले 25 साल में, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा वेल्थ जो है आपका बन सकता है। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपका कितना बड़ा वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी कि आप जो भी डिसीजन लिए लंबे अवधि के लिए, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के पूरा अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बना के ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, ये आपको मैं बताऊं कि कंपाउंडिंग का जो इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल, आपने जो मैंने अभी 10 लाख का एग्जांपल दिया वो 10 लाख, 1+r/100 टी मीन्स ये टी जो है वो टाइम है, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा पैसा यहाँ पे बन सकता है। मीन्स कंपाउंडिंग में वही होता है ना कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो जितना समय ज्यादा दोगे और जितना पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, इतना आपका पैसा ज्यादा बनेगा। राइट, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पे इट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आठवीं अजायबी है, जो उसको समझता है वो उसको कमाता है, अगर जो नहीं समझता है वो उसको पे करता है। तो वो इन्फ्लेशन के माध्यम से जा रहा है। कई लोग एफडी करके बोलते हैं कि हमारा नुकसान कहाँ है, हम तो 5% गेन करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता है, अल्टीमेटली 1% का नुकसान है आपको। वो 1% का नुकसान या 2% का नुकसान जो है वो अगले 30 साल में कितना होता है, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका 2% का नुकसान 10 लाख के ऊपर 40 लाख का डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये सब सारे कैलकुलेशन करके आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंडिंग का, कि आप 5 साल का कंपाउंडिंग मिस कर देते हो तो आपकी वेल्थ में कितना डिफरेंस आएगा, वो हम देखते हैं। कि भाई एक बंदे की एज जो है वो 20 ईयर्स की है और एक की 25 ईयर्स की है, मीन्स ये 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है। यानी इसने 20 साल पे चालू कर दिया अपनी एज पे, और इसने अपनी एज 25 साल की हुई तब चालू किया। दोनों 2-2 हजार का ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट 2000, और दोनों को 10% का ही रिटर्न मिल रहा है, और दोनों अपनी 60 ईयर्स की एज पे देख रहे हैं। इनका भी 60 ईयर का एज, इनका भी 60 ईयर का एज, तो इसने 5 साल कम इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोनों की वेल्थ में कितना डिफरेंस आता है देखिए आप, 1.13 करोड़ होता है 2000 की एसआईपी 10% का रिटर्न, और यहाँ पे 2000 की एसआईपी 10% का रिटर्न करीबन 69 लाख होता है। तो यहाँ पे 43-44 लाख का डिफरेंस सिर्फ 2000 की एसआईपी पे होता है, अगर आप 5 साल लेट इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो ये सब कंपाउंडिंग के कैलकुलेशंस है। राइट, तो कंपाउंडिंग ये है कि आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होता जाएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ पे आपको मैं एक ये बताऊं कि हमको म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और डेट एफडी वगैरह जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए कि 1989 में जो एफडी के रेट्स थे वो 16% थे। इसके बाद 10 साल के बाद मैं देख रहा हूँ तो 13% हो गए थे। उसके बाद 10 साल के बाद आप देखिए 2009 में 10% हो गया, 2019 में वो 6% हो गया, अभी आपको पता है 5% है। 2029 अगले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ तो हो जाएगा 3-4% के आसपास, और उसके बाद 10 साल में आपको 1-2% के बीच में रहेगा। वो फिक्स्ड है कि वो जितना
कंट्री ग्रो करेगा, हम जैसे ही ग्रो करते जाएंगे बराबर, उतना हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता ही जाएगा, ठीक है। और कई कंट्रीज आप देख रहे हो, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऑलरेडी 0% है। स्विट्जरलैंड के अंदर आपको पता है कि वो नेगेटिव भी है, राइट। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे जो है वो रेट्स कम होता जाएगा। और अगर मान लो कि आपको अभी 5% से आप मान ले हो कि संतुष्ट है, 10 साल के बाद आपको 3% मिला, आप बोलोगे कि अभी मुझे तो इसमें नहीं जाना है, म्यूचुअल फंड में जाना है। यहाँ पे 5 साल का कंपाउंडिंग आप मिस करते हो, सिर्फ 2,000 का इन्वेस्टमेंट पे 44 लाख का आपका नुकसान होता है। आप समझ लीजिए 10 साल का आप कंपाउंडिंग मिस करोगे, कितना आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना जल्दी डिसीजन लेके अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके आप पूरा जो भी आपका फाइनेंशियल गोल्स है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सबके साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ, और लाइक भी कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आपको देके अपना जो भी आपका फाइनेंशियल नॉलेज है वो मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।